डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने सेशन खूब अच्छे से कर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी जीव में जनन, यानी जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो क्या होगा, जीव में जनन। यानी जो जीव होते हैं उनमें जनन किस प्रकार से होता है, इसको कितने टाइप से बांटा गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर? सबसे पहले वेलकम टू सक्सेस नोट, यानी एक कदम सफलता की ओर। फ्रेंड्स, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए, जो जीवों में जनन होता है वो 3 प्रकार से होता है, यानी 3 प्रकार से ही जीवों में जनन होगा। फर्स्ट हो जाएगा अलैंगिक, फिर हो जाएगा लैंगिक, फिर होगा कायिक प्रवर्धन। यानी 3 टाइप से इनको बांटा गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन होता क्या है, इसके बाद पढ़ेंगे हम कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है, फिर इसके बाद पढ़ेंगे लैंगिक जनन क्या होता है। यानी 3 प्रकार से जीवों में जनन कंप्लीट, ये पूरा प्रोसेस 3 प्रकार से कंप्लीट होता है। जैसे इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे कि विखंडन क्या होता है, कोशिका क्या होता है, खंडन क्या होता है, मुकुलन क्या होता है। इन जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं ना सब नाम, इन सब के बारे में खूब डिटेल से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अलैंगिक जनन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अलैंगिक जनन वो होता है, जनन की एक ऐसी विधि होती है जिसके अंदर है ना, जो युग्मक होते हैं उनका संलयन तो होता है पर गुणसूत्र में कोई चेंजमेंट नहीं होता, वही अलैंगिक जनन होता है। क्लियर? इसके अंदर कोई लैंगिक संयोग भी नहीं होता है, यानी अलैंगिक जनन के अंदर लैंगिक संयोग नहीं होता है। क्लियर? इसमें नेक्स्ट बात क्या आती है, एक ही जनक जीव से लैंगिक होता है, यानी इसके लिए 2 जीवों की जरूरत नहीं है, एक से ही ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हो गया? एक बात और बताती हूँ मैं, जैसे जैसे कि अलैंगिक जनन के जरिए जो संतान पैदा होती है ना, संतति होती है, वो अपने एकल जनक के ही गुणों को, यानी जो उनके गुण लक्षण होते हैं ना, वो एकल जनक के द्वारा भी वो ग्रहण कर लेती है। क्लियर हो गया? अब जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे विखंडन हो गया, बीजाणु निर्माण हो गया, मुकुलन हो गया, चल बीजाणु, अचल बीजाणु, कोडनिया, ये सब इसके पार्ट होते हैं, यानी इनके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। क्लियर हो गया? अब बात कर किस किस के अंदर होता है, हाइड्रा, क्लोरोफाइटम, ब्रोफाइटस, गुलाब, इन सब के अंदर अलैंगिक जनन होता है। समझ में आ गया आपको कि अलैंगिक जनन होता कहाँ है, किस किस के अंदर होता है, यानी कब से इसको करना स्टार्ट किया गया है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे विखंडन, कि विखंडन या फिर कोशिका विभाजन क्या होता है। एक कोषीय जीव जो विभाजित होकर नए जीव को बनाती है, यानी एक कोषीय जीव होता है जो विभाजित होकर एक नया जीव बनाता है, उसी को विखंडन कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब आ गया द्विविखंडन या फिर बहुविखंडन, यानी जो ये आगे ना इसके पार्ट होते हैं कि द्विखंडन और बहुविखंडन क्या होते हैं। तो द्विखंडन क्या होता है, एकल जनक कोशिका को 2 हिस्सों में बांटते हैं, यानी द्विखंडन का मतलब 2 हिस्सों में बांटते हैं, और बहुविखंडन का मतलब हो जाएगा अनेक जीवों के जीव के निर्माण के लिए उसको अनेक हिस्सों में बांट देते हैं, यानी 1 या 2 से अधिक हिस्सों में बांट देते हैं, इसीलिए इसे बहुविखंडन कहते हैं। और क्लियर, 2 हिस्सों में बांटते हैं उसको द्विविखंडन कहा जाता है। क्लियर आ गया? यानी आपको विखंडन, द्विविखंडन, बहुविखंडन खूब अच्छे से समझ में आ गया कि ये सब होते क्या है। अब आता है खंडन। आपके खंडन के बारे में आपको बताती हूँ। जो खंडन होता है ये सिर्फ अलैंगिक जनन के अंदर होता है, लैंगिक जनन में बिल्कुल भी नहीं होता। क्लियर? इसके अंदर होता क्या है, नर और मादा जो युग्मक होते हैं उनके मिलने के बाद जो होते हैं ना, निषेचन की जो प्रक्रिया होती है उसी को ही खंडन कहते हैं। क्लियर? जैसे कि जनक जीव 2 नए जीव बनाने के लिए विभाजित होते हैं, मतलब कि आप उदाहरण समझ लीजिए, अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु जो खंडन से का निर्माण करते हैं। क्लियर? अब आता है मुकुलन, कि मुकुलन क्या होता है, इष्ट कोशिका से निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे दिखाई देंगे आपको, यानी जो इस कोशिका से निकलते हैं और छोटे बल्ब के समान आपको दिखाई देंगे, ऐसे को मुकुल कहा जाता है। जो मुकुल होते हैं ना, वो धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण करके, जिससे वो अलग होते हैं ना यीस्ट कोशिका, उसके जैसा अलग से रूप बना लेते हैं, यानी यीस्ट कोशिका से धीरे धीरे वो अलग होने स्टार्ट होते हैं, फिर अपनी ग्रोथ कर करके नई कोशिका में चेंज हो जाते हैं। क्लियर हो गया? यानी ये बात आपको समझ में आ गई कि किस प्रकार से होता है, यानी अलैंगिक जनन की भी एक मुख्य विधि होती है, यानी एक छोटे से मुकुल से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। आप ये समझ लीजिए, इसमें क्लियर तरीके से यही हो जाएगा। क्लियर? अब आता है बीजाणु, कि बीजाणु होता क्या है, क्या होता है बीजाणु, किस पार्ट से इसको डिफाइन किया गया है कि बीजाणु को, बीजाणु ये समझ लीजिए एक जो है ना प्रजनन कोशिका, उसको बोलते हैं बीजाणु, जो कि दूसरी प्रजनन कोशिकाओं के साथ संलयन किए बिना नए जीव का निर्माण करती है, यानी इसके लिए एक ही प्रजनन कोशिका की जरूरत होती है जो किसी दूसरी प्रजनन कोशिका के साथ संलयन के बिना ही, यानी अकेले ही नए जीव का निर्माण करती है, उसी को ही बीजाणु कहा जाता है।
क्लियर हो गया। इसके दो पार्ट होते हैं, चल और अचल। इसके बारे में डिटेल से हम अच्छे से पढ़ लेंगे आगे। ये मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी एजेंट की तरह कार्य करती है। अब आता है कोडनिया। कोडनिया क्या होती है? कोडनिया एक प्रकार का कवक होती है जो कि अलैंगिक जनन के अंदर बीजाणु का निर्माण करती है। क्लियर। अब समझिए जेमुअल। ये जेमुअल क्या होता है? छोटी आंतरिक कलियां होती हैं जो कि स्पंज से बनती हैं, और ये स्पंज होते हैं जो अलैंगिक जनन के तरीके से नए जीव का उत्पादन करते हैं। यानी एकल जीव ही होता है जो नए जीव का उत्पादन अपने तरीके से करता है, इसको बोलते हैं जेमुअल। क्लियर हो गया। अब आता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन एक अलग ही टॉपिक आ गया, जैसे कि इसको टू टाइप से बांटा गया है। प्राकृतिक तरीके से कैसे होता है, कृत्रिम तरीके से कैसे होता है। प्राकृतिक तरीके के अलग 4 पार्ट होते हैं, कृत्रिम के भी 4 पार्ट होते हैं, इनको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। क्लियर हो गया। यानी आपको समझा दिया कि जीव में जनन का जो फर्स्ट पार्ट होता है अलैंगिक जनन का, उसके अंदर क्या क्या होता है वो बता दिया। अब आता है हमारा फर्स्ट पीरियड, यानी लाइफ पीरियड, यानी जीवन अवधि। यानी समझ लीजिए जीवन अवधि समझ लीजिए, लाइफ पीरियड समझ लीजिए। इसके बारे में पढ़ते हैं। यानी किसी भी जीव का, यानी कोई भी जीव होता है जिसकी जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु का जो टाइम होता है ना, उसी को जीवन काल या फिर लाइफ पीरियड या जीवन अवधि कहा जाता है। यानी कोई भी ऐसा जीव समझ लीजिए, उसके जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का। अब इसमें आप समझ लीजिए किसी का 1 मिनट का भी हो सकता है, और किसी का मतलब बहुत सालों का भी हो सकता है, इसमें कोई डिपेंड नहीं है। यानी प्रत्येक जीव का जो जीवन काल होता है ना, वो अलग अलग होता है। किसी का 1 मिनट का भी होता है, किसी का 1 दिन का होता है, किसी का 1 वीक का होता है, और किसी का 1 साल का होगा तो किसी का 10 साल का होगा। क्लियर हो गया। यानी सब मनुष्य एक जीव मतलब एक जैसे नहीं होते, सबका अलग अलग होता है। और जैसे मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य का कितना होता है, 70 से 75 वर्ष माना गया है। जैसे कि अब बात कर लीजिए, जैसे हाथी की बात करते हैं हम, तो हाथी की कितनी होती है, 65 से 70 वर्ष की होती है हाथी की। कुत्ता की बात की जाए तो 20 से 25 वर्ष का होती है, यानी इतने साल तक की कुत्ता जीता है। तितली की बात की जाए तो 1 से 2 वर्ष की। गाय की बात की जाए तो 20 से 25 वर्ष की। घोड़ा की बात की जाए तो 50 से 60 वर्ष की। कछुए की जाए तो 100 से 150 साल तक जीता है। और कौवे की बात की जाए तो वो 15 वर्ष तक जाता है। अब मैंने 1 दिन की बात की, तो 1 दिन तक के लिए कौन जीता है, तो एक जो होती है ना मक्खी होती है, उसका जीवन काल 1 दिन का ही होता है। वो 1 दिन में ही जन्म लेती है और 1 दिन के अंदर ही मर जाती है। और जबकि जो विशाल का है, जो कछुए होते हैं ना, वो 2-2 साल तक जीते हैं। क्लियर हो गया। जैसे कि आप लाइफ पीरियड से समझ लीजिए, किसी भी जीव की जो जीवन काल की 4 अवस्थाएं होती हैं, किशोर अवस्था, प्रजनन अवस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु। यानी कोई भी जीव होता है इन चारों अवस्थाओं को ही मतलब भोग करके आगे बढ़ता है। यानी पहले वो किशोर होता है, फिर प्रजनन करता है, फिर वृद्धावस्था आ जाती है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी जीवों की जो जीवन काल होता है उसकी होती है ना अनुवंशिकता, उसके आधार के ऊपर उसका लाइफ पीरियड होता है। क्लियर हो गया। इसमें आप इम्पोर्टेंट बात ये समझिए कि जो जीव जो ठंडे इलाकों में रहते हैं ना, उनकी जीवन अवधि बहुत ज़्यादा होती है, और जो गर्म हिस्सों में रहते हैं उनका थोड़ा कम होता है। ठंडे इलाके में रहने वाले जो जीव होते हैं, उनका जीवन काल बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता है। अब बात की जाए कि कुछ पौधों की, यानी हमने इंसानों के बारे में पढ़ लिया, तो पौधों के बारे में पढ़ना चाहिए। यानी पौधे का जीवन काल अलग अलग होता है, ये बात तो समझ में आ गई। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वार्षिक होते हैं, यानी 1 साल में खिलते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि हफ्ते में ही बढ़ते रहते हैं, यानी बीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बीज बनते ही मर जाते हैं। सबका अलग अलग होता है ना। आपको एक बात बताती हूँ, जो कैलिफोर्निया होता है ना, वहाँ पे एक पेड़ पाया जाता है ब्रिसल कॉन पाइन, जो कि 49 साल पुराना है। कहाँ पे है? कैलिफोर्निया के अंदर है। यानी इतना साल पुराना एक पेड़ है, 49 साल पुराना। क्लियर। अब बात की जाए गुलाब की, तो गुलाब का कितना होता है, 5 से 7 वर्ष का होता है। केले की 25 वर्ष होती है। धान की जो खेती होती है ना, वो होती है 3 से 4 महीना की। बरगद की होती है 200 साल की। पीपल की होती है 1500। आम की हो जाएगी 100 और जामुन की हो जाएगी 60 वर्ष। यानी हर जैसे जीव हो गया, पौधे हो गया, सबका जीवन काल अलग अलग होता है, किसी का सेम नहीं होता। आप इस बात से सिर्फ इस बात को समझ लीजिए कि सबका जीवन काल अलग अलग होगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ, जो आपको मैं नोट्स करा रही हूँ, आई होप कि आपको अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से लिखा गया है, एक एक चीज़ को अच्छे से क्लियर तरीके से समझाया जा रहा है। इन सब की ई बुक बनी हुई है, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री हो गया, साइंस के नोट्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, इंडियन पॉलिटिकल हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, फिर इंडिया ज्योग्राफी हो गया। यानी इन सब की ई बुक बहुत अच्छे से बनाई हुई है, तो आपको है ना इन सब से पढ़ना चाहिए। यानी एक समझ लीजिए, आप समझ रहे हैं ना,
कि हार्ड वर्क तो करना ही नहीं, स्मार्ट वर्क करना है, तो आपको इन एक एक बुक के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। यानी आपको बाहर से भारी भरकम बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप इनको फ़ोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर आसानी से पढ़ सकते हैं, और एकदम नोट्स बना के दिए गए हैं। यानी ये मतलब फालतू की रामायण नहीं लिखी है इनके अंदर। जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना, सिर्फ वो बातें इसके अंदर लिखी हुई है। तो आप इनको परचेज़ कहाँ से करेंगे? ये आपको दिया गया है ना लिंक, इसके जो आपको वीडियो चल रही है, इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसके अंदर आपको ई बुक का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आपको इनको डाउनलोड करनी है। अगर आपको इसके बारे में कोई डेमो क्लास चाहिए, कि आपको समझना है कि इन सब के बारे में कैसे कैसे लिखा गया है, कुछ भी चाहिए, कोई डाउट होता है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप इनके ऊपर कॉल करके पता कर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अब आता है जीव में जनन। यानी जो हमने पढ़ रहे हैं कि जीव में जनन के बारे में काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, क्या होता है, तो समझ लीजिए जनन, जैसे जनन द्वारा कोई भी जीवधारी, जो वनस्पति हो, प्राणी हो, यानी कोई भी जीवधारी अपने समान दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करते हैं। यानी अपने समान जाति को इसको जन्म देकर अपनी जाति में वृद्धि करना ही जनन कहलाता है। क्लियर हो गया? जन्म देने की क्रिया को ही जनन कहते हैं। यानी एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि जनन से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। यानी जन्म देने की क्रिया को ही जनन कहा जाता है। जनन का अर्थ समझ लीजिए, माता पिता होते हैं जो अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं, इसी को ही जनन कहा गया है। अब जनन का उद्देश्य क्या होता है, यानी कुछ ना कुछ पर्पस तो होता है ना हर चीज का। तो जनन का उद्देश्य क्या होता है, जैसे इसके माध्यम से देखो, एक 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 तो ये प्रमुख जैविक क्रिया होती है। इसका उद्देश्य समझ लीजिए, जनन के माध्यम से जो जाति में जो निरंतर बढ़ती रहती है, यानी अपनी जाति के ग्रोथ के लिए सभी चाहते हैं कि भाई हमारी जाति बढ़े, तो उसके लिए एक अच्छा माध्यम है। क्लियर हो गया? अब देख, जीव जनन करते हैं तो अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं, उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। क्लियर? मतलब कि उनकी जाति भी बढ़ती है, उनकी संख्या भी बढ़ती है, और जो विभिन्नताएं होती है उनका विकास होता है। यानी किसी भी जन्म जो जनन होता है उसमें किसी भी जीव की मृत्यु होने के बाद उस जो जीव होता है उसका अस्तित्व दुनिया में बड़ा रहता है। अगर लोग जनन ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद उसकी डेथ हो जाएगी, फिर समझ लीजिए वो दुनिया से गायब भी हो जाएगा। यानी धरती के अंदर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है जीवों में जनन। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीवों में जनन होता है वो 3 टाइप से बांटा गया है। कायिक कायिक वृद्धि प्रवर्धन जनन हो जाएगा, अलैंगिक जनन हो जाएगा, लैंगिक जनन। यानी इसको 3 टाइप से बांटा गया है। यानी हमारी इंपॉर्टेंट बात होती है ना, वो अब स्टार्ट होगी। समझ लीजिए, कायिक जनन से आप समझ लीजिए, यह एक ऐसी प्रजनन विधि है जिसके अंदर किसी पौधे का कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण करते हैं। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं ना, किसी को काट कर, रोपण, ग्राफिक करके, यानी कैसे करके किसी पौधे में कायिक भाग को से हम उस पौधे का नया निर्माण कर सकते हैं, इसी को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्लियर हो गया? इसे इंपॉर्टेंट बात की जाए तो जड़ से, तना से, पत्ती से, आदि से हम किसी से भी निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि बात की जाए तो ऐसे पौधे भी होते हैं ना काफी, जिनको हम बीज से नहीं उगा सकते, जैसे केला और अंगूर। इसमें क्या करते हैं, इसमें कायिक प्रवर्धन से ही करते हैं, क्योंकि इनको बीज से उगाना बिल्कुल समझ लीजिए नामुमकिन होता है। इनके लिए बहुत देख रेख करनी पड़ती है, इसके लिए इनको कायिक प्रवर्धन से इसको उगा सकते हैं। क्लियर हो गया? जैसे आलू हो गया, आलू के लिए भी किसी बीज की जरूरत नहीं है, उसको काट कर छोटे छोटे गड्ढों में हम उसको दबा देते हैं और आलू एकदम से उग जाता है। समझ में आई? अब आता है अलैंगिक जनन। कि अलैंगिक जनन क्या होता है? जनन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का संलयन तो होता है लेकिन गुणसूत्रों में कोई बदलाव नहीं होता, उसी को अलैंगिक जनन कहते हैं। इसकी इकाइयां न तो बनती है न कि विखंडित होती है। यानी जो बिना अर्धसूत्रीय विभाजन के ही अपना निषेचन के बिना भी एक नया जीव को जीव बना, मतलब कि नया जीव को जीवन दान प्रदान कर लेता है। इसमें ना निषेचन होता है, ना अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। ये एक लग जीव ही होता है। यानी एक ऐसा ही जीव होता है जो बिना इन सब के नया जीव को उत्पत्तित कर सकता है। क्लियर हो गया? इसमें अगर बात की जाए पार्ट के, अभी मैंने बताया आपको, विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, चल बीजाणु, कोडनिया, ये सब इसके पार्ट होते हैं। अब आता है अलैंगिक जनन। कि अलैंगिक जनन क्या होता है, मतलब कि लैंगिक जनन ये क्या होता है। कि अलैंगिक बार मतलब लैंगिक जनन जिस प्रक्रिया में नर और मादा जीवों का युग्मक होता है और संतान पैदा होती है। यानी समझ लीजिए ऐसे प्रक्रिया जिसके अंदर नर और मादे जीवों का युग्मकों का संलयन होता है और संतान पैदा होती है, उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंदर नर और मादा का युग्मों का मिलना जरूरी होता है, इससे एक नए भ्रूण का विकास होता है। फिर वो जो भ्रूण होता है
वो मतलब सबका अलग अलग होता है लाइफ पीरियड। वो कुछ टाइम के बाद एक जीव में बदल जाता है, जिससे ये लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है वो कंप्लीट होती है। इसमें गुण जो होते हैं ना, गुणसूत्रों की अदला बदली होकर नए जीवों का विकास हो जाता है। क्लियर हो गया। इसके दो पार्ट होते हैं, अर्ध विभाजन और निषेचन। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कायिक जनन यानी कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन क्या होता है? आप इस पिक में आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा गया है? एक तो होता है पेरेंट प्लाग हो गया, फिर एक हो जाएगा पेग प्लांट हो गया, फिर सूट हर्ट से सोल। यानी एक अच्छा खासा पेड़ होगा, उसकी एक टहनी या फिर एक पत्ती को मतलब टहनी को काट के हम जमीन में उगा देंगे और धीरे धीरे वो एक न्यू प्लांट का फॉर्मेट में आ जाती है। तो यही होता है कायिक जनन या कायिक जनन, कायिक प्रवर्धन, ये सब यही होता है। यानी ऐसे जीव होते, ऐसे मतलब कि जो पौधे होते हैं जिनको हम बीज से नहीं उगा सकते, तो उनके लिए क्या करते हैं, उनके जड़ से, पत्ती से, तना से कैसे भी करके हम रोपण करके उससे हम नए प्लांट का निर्माण कर लेते हैं। क्लियर हो गया। जैसे समझिए, जब किसी पौधे में जड़, तने, पत्ती द्वारा नए जीव को जन्म देते हैं, जो मैंने आपको इस प्लांट में बताया ना कि पेरेंट प्लांट होता है, इसके एक टहनी को हम जमीन के अंदर उगा देते हैं और न्यू प्लांट का निर्माण इसके अंदर हो जाता है। उसी के बारे में बताया गया है कि जड़, तने, पत्ती द्वारा नए पौधे को जन्म दिया जाता है। इसी को ही बोलते हैं कायिक प्रवर्धन या फिर कायिक जनन या फिर कायिक वृद्धि जनन कहते हैं। यानी एक नए पौधे को जन्म देना। क्लियर हो गया। अब नया पौधा जो बनेगा वो आकार में आनुवांशिक, अपनी जो मातृ पौधा होगा ना, जिसकी टहनी होगी। अब ये थोड़े ना है कि आम की टहनी लगाओगे तो नीम का पेड़ उग जाएगा। यानी वो सेम टू सेम जैसा हम उगाएंगे ना, आम का उगाएंगे तो आम का, अंगूर का, केले का तो केले का। यानी अपने मातृ पौधे का बिल्कुल सेम टू सेम वैसा का वैसा ही नया पौधा जन्म लेता है। क्लियर हो गया। जो मातृ पौधा होता है उसके भाग नए पौधे से बिल्कुल सेम होते हैं, जिसे कोई कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे कि जड़, तना, पत्ती, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता है। अब आता है कायिक जनन के प्रकार। जो कायिक जनन होता है, एक कायिक प्रवर्धन होता है, इसको 2 टाइप से बांटा गया है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक से आप ये समझ लीजिए कि प्रकृति से होने वाला, और कृत्रिम का मतलब ये समझ लीजिए यानी मनुष्य के द्वारा किए जाने वाला। तो पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक कायिक जनन कि जो प्राकृतिक कायिक जनन वो क्या होता है। पौधों में होने वाला एक ऐसा अलैंगिक जनन होता है जिसमें पौधे में के किसी भी कायिक भाग यानी जड़, तना, पत्ती से नया पौधा बनता है। इस प्रक्रिया में एक जनक भाग लेता है और जो उत्पन्न होने वाली जो संतान होती है ना, वो आनुवांशिक और आकार से अपने जनक के बिल्कुल समान ही होती है। जैसे कि आप अदरक, अरवी, केले आदि को समझ सकते हैं। यानी यही समझ लीजिए प्राकृतिक कायिक जनन वो होता है जो स्वतः ही अपने पौधे में रूपांतरित भाग लेता है और कायिक प्रवर्धन के बिना अंकुरित हुए नए पौधे का जन्म देगा। जैसे के लिए अदरक हो गई, अरवी हो गई, केले की खेती हो गई, आलू हो गया। इन सब के लिए किसी की वो जरूरत नहीं होती ना, ये प्राकृतिक खुद ही हो जाते हैं। इनमें जड़, तना और पत्ती की जरूरत होती है। अब पढ़ते हैं जड़ों द्वारा कि जो जड़ के द्वारा कैसे होता है कायिक जनन। जब कोई पौधा जड़ों द्वारा अपने समान पौधे को जन्म देता है, यानी जड़ के द्वारा, यानी एक एक पेड़ यहाँ पे लग गया, उसकी जड़ धीरे धीरे ग्रोथ करके एक दूसरी जगह पे उसका मतलब पेड़ खिल जाता है, मतलब पौधा जन्म लेता है। तो ये होता है जड़ के द्वारा कायिक जनन। यानी जिसमें हम परवल, समस्या, शकरकंद, सतावर के पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर जड़ के द्वारा ही कायिक जनन होता है। नेक्स्ट आ गया तने। तने के द्वारा से आप समझ सकते हैं कि जब किसी पौधे में तने के द्वारा अपने समान नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कायिक जनन। यानी इसके अंदर तनों का इस्तेमाल होता है, जिसकी अदरक हो गया, हल्दी हो गया, आलू। इसके लिए ना बीज की जरूरत होती है ना जड़ की, तने की, यानी जो तना होता है ना उसकी जरूरत होती है, जिसकी वजह से नया पौधा बनकर तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है पत्ती द्वारा, यानी जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, पत्ती द्वारा। अब पत्ती द्वारा कैसे होता है, जब किसी पौधे की जो पत्ती होती है ना, उसको अपने समान नए पौधे को उत्पन्न कर लेते हैं। यानी पत्ती के द्वारा भी हम नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस विधि को क्या बोलते हैं, पत्ती द्वारा कायिक जनन। जैसे कि अजूबा, बिंगोलिया पौधे के अंदर होता है। जैसे कि आप इस पिक में देख रहे हैं ना, इसमें कोई वो नहीं है, यानी इसमें जड़ से भी हो रहा है, तने से भी हो रहा है, और क्या बोलते हैं पत्ती से भी हो रहे हैं। हर तरीके से नए जीव का निर्माण करने के लिए तैयार इनको किया गया है। जैसे आलू, अदरक, अरवी, केला, प्याज, ब्रायोफिल्म की पर्णिकलिकाएं, यानी इन सब का यूज इसके अंदर किया गया, जिसकी वजह से नए पौधे का निर्माण हो सकता है। इसमें जड़, तना, पत्ती का यूज किया गया है। क्लियर। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन। यानी कृत्रिम तरीके से कैसे होता है। तो कृत्रिम कायिक कैसे हो गया,
पौधों में कायिक जन्म में मनुष्य द्वारा विभिन्न तरीकों से, यानी इसके अंदर तो प्राकृतिक तरीके से हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, मनुष्य द्वारा, यानी मनुष्य का इसमें हस्तक्षेप किया जाएगा। मनुष्य द्वारा विभिन्न तरीकों से कराया गया जो प्रजनन होता है ना, जो जनन होता है उसको क्या बोलते हैं, कायिक जनन, यानी जिसमें मानव का इसमें द्वारा कराया जाएगा। जैसे कि आप समझ लीजिए कि ग्राफ्टिंग हो गया, कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, गुट्टी लगाना हो गया, रोपण हो गया, ये सब इसी के पार्ट हो जाएंगे। रोपण विधि से भी कर सकते हैं, लेयरिंग विधि से भी कर सकते हैं, कलम की वजह से भी कर सकते हैं, कटिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। आप इस पिक में अच्छे समझ लीजिए। कटिंग के द्वारा क्या होगा, ये कोई मूल पौधा होगा ना, उसकी पत्ती को काट लेंगे, जो मतलब कि तना जड़ कोई का हिस्सा हो सकता है, उसको हम दूसरी जगह पे जाकर रोपित कर देंगे। जैसे कि ढूंढरा, गुलाब, मेहंदी के लिए इस विधि का यूज किया जाता है। यानी कटिंग के पौधे किस किस उगते हैं, ढूंढरा, गुलाब और मेहंदी के। अब आई लेयरिंग। अब लेयरिंग में क्या होता है, इसमें जो मूल पौधा होता है ना, तने के नीचे की ओर जो झुका हुआ होता है उसको मिट्टी में दबा देते हैं। यानी जैसे आप ये समझ रहे हैं, ये वाली पिक, जैसे ये मूल पौधा हो रहा है, ये झुका हुआ है, तो इसको हम दोबारा जमीन में उगाकर इसको दोबारा ग्रोथ दे सकते हैं। इसी को ही बोलते हैं लेयरिंग। जैसे कि अंगूर की जो होती है ना बेल होती है, उसको इसी विधि से आगे बढ़ाया जाता है। क्लियर। अब आता है कलम द्वारा। यानी जो कलम होता है उसमें कैसे होता है, जैसे कि इसमें आम, नींबू, कटहल आदि से उगाए जाते हैं। अब होता है गुट्ठी लगाना। यानी गुठ लगाना क्या होता है, जैसे गुठली सी होती है, उसको समझ लीजिए। जैसे कि इस विधि से शाखा के जो छिलका है उसे मतलब खाद युक्त मास मतलब कि जमीन में दाब देते हैं, और कुछ हफ्ते में उस कुछ टाइम बाद ही वो एक नए पौधे के रूप में जन्म ले लेती है। अब आती है रोपण। रोपण विधि क्या होती है, इस विधि में पौधे वाली जो जगह होती है उसी पौधे का हिस्सा काट कर दूसरी जगह पे अगर हम लगाएंगे, तो उसी नस्ल का जो भाग हमने रोपा गया था उसी का जो नस्ल क्या दूसरी जगह रोपित हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब पढ़ेंगे इनके बारे में एकदम डिटेल से कि कलम लगाना क्या होता है, दाब लगाना क्या होता है, रोपण क्या होता है, गुट्ठी बांधना क्या होता है। सबसे पहले जाएंगे कटिंग लगाना। जो कटिंग लगाना, कलम लगाना क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस प्रक्रिया में पौधे की जो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं उनको काट दिया जाता है, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाता है जो टहनियाँ कटी हुई है ना उसका कक्ष कलिका होना अनिवार्य। ये नहीं है कि आप किसी भी हिस्से की कली काट दोगे और उसे लगा दोगे। हर चीज़ को मतलब कि सोच समझ कर ही करना होता है कि मतलब जो टहने होते हैं ना उसके तने के हिस्से का जो कक्ष कलिका होती है ना उसका होना अनिवार्य है, क्योंकि कक्ष कलिकाओं में नए पौधे का निर्माण करने वाली पावर होती है जो कि टहनी कलम से कई कहलाती है। क्लियर। जो टहनी मृदा के अंदर आधा में रोप दिया जाता है, जैसे कुछ समय पश्चात वो क्या होती है, नए पौधे के रूप में जन्म ले लेती है। इसी को बोलते कलम लगाने की प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे कि गुलाब, ढूंढरा, अंगूर आदि में यूज किया जाता है। यानी उसके ऐसे टहनी को काट कर इसमें लगाया जाता है जो कक्ष कलिका होना अनिवार्य होता है, उसको नई जगह नए पौधे में निर्माण के लिए करते हैं, और इसी को बोलते हैं कलम टहनी। अब आता है दाब लगाना कि दाब लगाना क्या होता है। इस क्रिया में क्या होता है फ्रेंड्स, जो मात्र को होता है ना पौधा, उसकी तने की शाखा को मृदा में इस प्रकार गाड़ दिया जाता है। यानी ऐसे होता है, यानी जो एक मात्र पौधा लगा हुआ है उसको हम झुका देंगे तो जब झुका झुका नहीं हो जाएगा, फिर उसको मतलब मिट्टी में उसी को हम मोड़ के मिट्टी में दाब देंगे, फिर वो नई ग्रोथ ले लेगा। तो उसी प्रकार से इसे बोलते हैं दाब लगानी। अपने वजह से मतलब कि मानव के हस्तक्षेप से इसको उगाया जाता है। जैसे कि अंगूर का, स्ट्रॉबेरी का, इसके बीज आसानी से नहीं लगते, इसको दाब लगाकर इस तरीके से इनको उगाया जाता है। क्लियर हो गया। अब थर्ड नंबर पे आता है रोपण। रोपण क्या होता है, इस विधि द्वारा जो उच्च किस्म के जो पौधे उनको विकसित किया जाता है। यानी एक ही जाति के अच्छे किस्म के पौधे हो गए तो उसी को दूसरी जगह उगाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे उसकी मतलब कि टहनी को काट कर, इस टहनी को काटने या कलम विधि से यानी कैसे भी करके उसको दूसरी जगह रोपित कर देते हैं, और 4-5 सप्ताह बाद देखेंगे तो उसकी जगह एक नया मतलब तना, फल फूल मतलब धीरे धीरे खिलने लग जाते हैं। यानी ये ऐसे होते हैं जिनको मतलब कि बीज बोते हैं तो उसकी किस्म का पता नहीं चलता, लेकिन रोपण विधि से हमें कि कोई अच्छा खासा पेड़ है तो उसके बारे में हम इस विधि का यूज करके उसके जैसा सेम टू सेम पौधा हम उगा सकते हैं। जैसे कि आम, नींबू, सेब के अंदर ये विधि अपनाई जाती है। क्लियर। अब आता है गुट्टी बांधना। फोर्थ नंबर, गुट्टी बांधना क्या होता है, यह एक दाब लगाने वाली विधि के रूप में परिवर्तित होती है। यानी गुट्ठी बांधना और दाब लगाना बिल्कुल सेम होता है। यानी इस विधि में यानी जो ना प्रयोग होते हैं, ये वृक्षों की ऊंचाई के स्थित शाखाओं से किया जाता है। यानी दाब विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें क्या बोलते हैं, जैसे काफी पेड़ होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब बड़े बड़े पेड़ के ऊपर तो भाई दाब विधि काम नहीं करेगी।
दाव विधि भी छोटे मोटे पेड़ों के ऊपर ही काम करती है, यानी बेल वेल के ऊपर, इनके ऊपर ही काम करेगी। अब ये थोड़ी ना है कि आप बरगद के पेड़ के ऊपर दाव लगाओगे और वो उग जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो वो इसी का जैसे उसके चाकू से उसके मतलब कि ऐसे बीच से इसी को ऐसे काट कर छील कर उसको दूसरी जगह पर गीली मिट्टी में भिगोकर, कपड़े में भिगोकर ऐसे मतलब लगा देते हैं, और कुछ समय बाद उसमें जड़ें निकलने लग जाती हैं। फिर उनको हम मिट्टी में रोपण कर देते हैं और फिर धीरे धीरे वो एक नए पौधे के रूप में चेंज हो जाती है, जैसे कि नींबू हो गया, लीची हो गया। क्लियर। यानी हर प्रकार के लिए जो हर प्रकार के जो पौधे उगते हैं, यानी पेड़ पौधे उगते हैं, उनके लिए अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। किसी में कलम लगाना, किसी में दाव लगाना, किसी में रोपण, किसी में गुठी बांधना। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अलैंगिक जनन, कि अलैंगिक जनन के कितने कितने पार्ट होते हैं और क्या क्या पार्ट होते हैं। क्लियर। क्योंकि हमने कायिक प्रवर्धन के बारे में खूब अच्छे से पढ़ लिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में जान लिया। अब पढ़ेंगे कायिक अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाली संतान अपने जनक के समान होती है, यानी एकल जीव तो होता ही होता है। एकल जीव होने के साथ साथ भी वो अपने माता पिता के बिल्कुल मतलब कि अपने जो होता है ना, जो जो जिससे वो उत्पन्न होता है अपने जनक के बिल्कुल समान होती है। इसमें जो जनक होता है वो एक ही होता है, एकल जीव होता है, क्योंकि तो वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लोन। क्लियर हुआ। यानी एकल जीव से जन्म दिया जाता है, जिसकी वजह से इसे क्लोन भी कहा जाता है, यानी अपने जनक का नाम दिया गया है इसमें क्लोन। अब इसके कुछ मतलब की विधियां होती हैं। अब विधियां कौन कौन सी होती है, कोई आपसे पूछ ले तो पहले द्विखंडन क्या होता है, बीजाणु जनन क्या होता है, मुकुलन क्या होता है, कलिका क्या होता है, खंडी भवन क्या होता है, पुनरुद्गम क्या होता है, यानी इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ना होगा कि ये इसके पार्ट होते हैं। यानी जो अलैंगिक जनन होता है इन सब क्रियाओं के बिना होना अधूरा होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं इनके पार्ट के बारे में। इनके पार्ट सबसे पहले आता है द्विखंडन या फिर द्विभाजन। द्विखंडन द्विभाजन इनको सेम एक ही बोलते हैं। इस विधि में जो प्राय जनन होता है ना, उसके अंदर जनक के शरीर को दो बराबर हिस्सों में समसूत्र विभाजन द्वारा इनको बांटकर अलग अलग कर देते हैं। अब क्या बोलते हैं, जिसमें दो नए संतति जीव का निर्माण होता है, इस विधि को द्विभाजन या अलैंगिक जनन कहते हैं। अब फ्रेंड्स इसको मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो देख लीजिए। फर्स्ट में क्या होता है कि एक ही जीव होता है। अब फिर इसके अंदर जो केंद्रक होता है उसके अंदर धीरे 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 मतलब कि वो लंबा होने लगता है, और दो डिवाइड मतलब कि उनके अंदर मतलब एक वलय सी लाइन से हो जाती है। उनके मतलब डीएनए भी सेम, सब कुछ सेम सेम होगा। केंद्रक अलग अलग हो जाता है, कोशिका द्रव से अलग अलग हो जाता है, और फिर धीरे धीरे देखना वो अलग होने की संरचना में आ जाते हैं। और क्या होता है जब फोर स्टेज आती है, जब वो बिल्कुल ही अलग अलग हो जाते हैं, यानी केंद्रक स्टार्टिंग में एक ही रहेगा, फिर धीरे धीरे जो समसूत्र विभाजन होता है उसकी वजह से ये दोनों अलग अलग हिस्सों में बंटने लग जाते हैं। जो केंद्रक होता है अब फिर वो दो अलग अलग जो होते ना टू सेल्स के रूप में बन जाएंगे, दो कोशिकाओं के रूप में वो आपस में बन जाता है। इसी को ही बोलते हैं द्विखंडन या फिर द्विविभाजन। क्लियर। नेक्स्ट आएगा जो बीजाणु जनन, कि बीजाणु जनन क्या होता है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जो जीवाणु होता है कि जो जनन के समय जो जीव में जो कोशिका होती है ना, उसके बाह्य में एक पतली भित्ति होती है। यानी कोशिका में जो बाह्य भाग होता है उसमें एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त होता है जो कि संरचना लेता है। इसी को ही बोलते हैं बीजाणु। क्लियर। यानी जनन के समय जीवों की कोशिकाओं में दो या में बाह्य भाग में एक कोशिकीय पतली भित्ति के युक्त एक आवरण होता है, जिस आवरण की संरचना को ही बोलते हैं बीजाणु। क्लियर। यह बीजाणु कुछ समय बाद जनक कोशिका या पौधे से अलग होकर विभिन्न स्थानों पर फैलकर नए जीवों का निर्माण करते हैं। इसी को ही बोलते हैं बीजाणु जनन। पहले तो मतलब कि वो एक कोशिका के रूप में, मतलब एक वलय के रूप में रहता है, फिर धीरे धीरे वो कुछ समय के पश्चात वो अलग होकर नई जगह मतलब अलग अलग स्थान के ऊपर जाकर नए जीव का निर्माण बोलते हैं। इसी को ही बोलते हैं बीजाणु जनन। जैसे कि क्लेमिडोमास, सवाल और पेनिसिलियम कवक, इसके अंदर ये प्रोसेस होता है। यानी प्रोसेस सारा कवक का ही होता है, यानी केंद्रक का होता है। सॉरी, जो केंद्रक होता है वो पहले तो एक में रहता है, फिर धीरे धीरे मतलब अलग अलग स्थान के ऊपर जाके अलग अलग हो जाता है और नए नए पौधों का, नए नए जीवों का निर्माण करता है। नेक्स्ट आएगा मुकुलन या फिर कलिका। यानी मुकुलन या फिर कलिका क्या होते हैं फ्रेंड्स। मुकुलन से आप ये समझ लीजिए, इस प्रकार के जो विभाजन ईस्ट में पाया जाता है, यानी पहले तो ये ईस्ट में पाया जाता है मुकुलन। इस विधि में क्या होता है, जो ईस्ट कोशिका होती है ना, वो उसके बाहरी तो मतलब बल्ब के समान छोटे से, देखो आप इस पिक में समझिए क्योंकि आपको इस लैंग्वेज थोड़ा आसान हार्ड होगा। जैसे देखो पहले थोड़ी सी बल्ब के जैसे आकृति में लेंगे, ज़्यादा नहीं, ओनली छोटा सा, फिर धीरे धीरे ये और ग्रोथ करेंगे, और कुछ टाइम बाद ये ग्रोथ कर करके अपने खुद का ईस्ट बना लेते हैं। समझ में आ गया।
यानी स्टार्टिंग में मतलब केंद्रक भी एक होता है और सेल भी एक होती है, लेकिन धीरे धीरे केंद्रक को अपनी ओर आकर्षित करके एक बल्ब की मतलब कि स्टार्टिंग में बिल्कुल धीरे धीरे करते हैं, फिर दो केंद्रक के रूप में डिवाइड हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे अपने नए कोशिका नए यानी सेम टू सेम एज इट इज वैसा का वैसा ही बना लेंगे। इसी को ही मुकुलन कहा जाता है, सिंपल लैंग्वेज में यही होता है। अब आ गया कलिका। अब कलिका क्या होता है फ्रेंड्स, जब किसी पौधे में तने या पत्ती का अग्र भाग में बहुकोशिया में रंग होते हैं ना, गोलाकार संरचनाएं बनती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये पूरी एक पत्ती होती है जिसके अंदर गोलाकार संरचना आपको दिखाई दे रही है ना, इसी को ही बोलते हैं कलिका। इसमें मात्र कोश से अलग होकर कुछ समय पश्चात नए पौधे के रूप में धीरे धीरे चेंज हो जाती है। जैसे कि जो होते हैं ना फ्लूनेरिया के पौधे, उनके अंदर ये सब देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट आएगा खंडी भवन और पुनरुद्गमन। खंडी भवन और पुनरुद्गमन भी बिल्कुल सेम सेम होता है। खंडी भवन में आप है ना अगर पढ़ के समझोगे तो आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, क्योंकि पढ़ा हुआ तो मतलब एकदम से ना साइंस की लैंग्वेज है, लेकिन आप समझ लोगे ना खुद। ये देखो स्टार्टिंग जो वो फर्स्ट टाइम होता है ना, पेरेंट्स सेल होती है वो एक ही होती है, फिर उनको हम तीन है चाहे उसको तीन या छः कितने भी हिस्सों में बांट लो, फिर क्या बोलते हैं वो अपनी ग्रोथ करके अलग अलग जीवों के अंदर पहले एक से तीन हो गए। ये बात समझ में आ रही है आपको? यानी स्टार्टिंग में एक ही जीव होता है, उसको कटिंग करके वो अपना नए जीव में आगे पीछे से वृद्धि करके आप खुद का नया जीव बना लेते हैं। यानी ऐसे को बहुकोषीय होते हैं जो जंतु होते हैं जो दो या दो से अधिक खंडों में स्वतः ही टूट जाते हैं। फिर अनुकूल टाइम आने के ऊपर अपने खुद का में जैसे कि छिपकली होती है, वो टाइम आने पे क्या बोलते हैं अपनी अपनी जो बोलते हैं ना पूंछ को छोड़ देती है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखोगे उसकी पूंछ फिर से आ जाती है। तो वो एक खंडी भवन का एक खूब अच्छा उदाहरण है। क्लियर। अब आ गया पुनरुद्भव। पुनरुद्भव क्या होता है, कुछ जीवों में जो मतलब पुनरुद्भव की क्षमता असीम पाई जाती है, जैसे कि प्लेनेरिया स्पेंजिस हाइड्रिया अमीबा। जैसे देखो इसमें दिखाई दे रहा है आपको, इसके देखो कोई भी हिस्सा मतलब कि टाइम आने पे ये त्याग देते हैं, लेकिन मतलब इनको में पुनरुद्भव करने की क्षमता भी पाई जाती है। यानी फिर से एज इट इज जैसे का वैसे जैसा होता है ना वैसे जीव का निर्माण ये लोग कर लेते हैं। यानी ये किस किस के अंदर पाई जाती है, प्लेनेरिया स्पंज हाइड्रिया अमीबा के अंदर ये पाई जाती है। यानी कुछ टुकड़ों में खुद ही विभाजित हो जाएंगे और टाइम आने के ऊपर केंद्र के अंश में मतलब कि जैसा था ना वैसा का वैसे वैसा दोबारा से निर्माण कर लेते हैं। क्लियर हुआ? अब आता है कि एलेक्जेंडर के फायदे नुकसान। यानी कोई भी चीज होती है तो उसके फायदे नुकसान तो होते ही होते हैं, क्योंकि बिना फायदे नुकसान तो कुछ बात होती ही नहीं है। तो अब बात करते हैं अलैंगिक जनन के फायदे। तो इसके लाभ क्या होते हैं, इस जन्म विधि से उत्पन्न जो संतान होती है वो आनुवांशिक और आभाकारी जनक के बिल्कुल समान होती है। क्लियर हुआ? सेकंड बात होती है उत्पन्न संतान गुणसूत्र संख्या जनक गुण के समान है। जैसे कोई भी जीव होता है, इसमें मैंने आपको बताया था कि एकल जीव ही होता है, तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही गुण और वैसे ही गुण संख्या को वो ग्रहण करते हैं। यानी बिल्कुल एज इट इज होती है, जैसे जनक में होगी ना वैसे ही संतति के अंदर होगी। क्लियर हो गया? थर्ड बात क्या बोलती है, इस जनन के लिए केवल एक जीव की आवश्यकता होती है। ये बात मैंने आपको अभी बताई, सिर्फ एक जीव की आवश्यकता होती है। और इसमें जो युग्मनज होते हैं ना, इसमें निषेचन आदि की आवश्यकता नहीं होती। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें युग्मनज की युग जनन की या फिर निषेचन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बिना इनके भी अपने जीव को मतलब जन्म दे सकते हैं, अपने जीव की उत्पत्ति कर सकते हैं। क्लियर। अब आती है इसकी हानियाँ कि अलैंगिक जनन की हानियाँ क्या होती है, क्योंकि फायदे भी होते हैं नुकसान भी होते हैं। तो फायदे तो बता दिए आपको, नुकसान देखिए इस विधि द्वारा नई प्रजाति का विकास नहीं हो सकता। यानी इसके अंदर नई प्रजाति का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि ये एकल जीव जैसा होता है वैसे जीव का निर्माण करेगा, तो नए कहाँ से आएंगे, नए से मिलेंगे तभी तो नया आएगा। सेम एज इट इज वैसा का वैसा रखेंगे तो नया कहाँ से आएगा, नहीं आ सकता। क्लियर। सेकंड क्या आती है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते। यानी आपको बता दिया कि इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री नहीं होता है, ये इसमें हानि होती है। थर्ड हानि क्या होती है, इससे उत्पन्न संतान केवल नए गुणों का विकास नहीं कर पाती। यानी अभी बताया जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या सेम होती है, तो वो क्या बोलते हैं, तो बिल्कुल सेम एज इट इज वैसी की वैसी रहती है। क्लियर हो गया? अब आते हैं इसमें किसी विधि द्वारा जो उत्पन्न संतान होती है वो दुर्लभ होती है। जो इस विधि द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है वो बिल्कुल ही दुर्लभ होती है। देखिए मेरे फ्रेंड्स, अब आ गया हमारा तीसरा नंबर। यानी हमने कायिक प्रवर्धन क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया, अलैंगिक जनन क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन कि लैंगिक जनन क्या होता है। इसको लिंगी जनन भी कहते हैं। यानी लैंगिक जनन लिंगी जनन
दोनों एक ही नाम होते हैं। सबसे पहले पढ़िए कि ये होता क्या है। जैसे कि इस जनन के अंदर जो जो संतान उत्पन्न होती है ना, तो दो विपरीत यानी नर और मादा, इसके लिए दो की जरूरत होती है, यानी दो विपरीत जनकों की जरूरत है, जिसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है, जिसे हम लिंगी जनन या फिर लैंगिक जनन कहते हैं। इम्पोर्टेंट बात समझ में आ गई। इस प्रक्रिया के अंदर जो लैंगिक जनन होता है, उसमें नर और मादा का यानी नर का वृषण और मादा का अंडाशय की आवश्यकता होती है, जो कि एक जटिल प्रक्रिया होती है, जिसे कि उच्च श्रेणी के जीवों के अंदर इसको पाया जाता है। अब सिंपल तरीके से समझ लीजिए, प्रजनन की वह प्रक्रिया होती है जिसके अंदर नर और मादा के युग्मों का संचय होता है, जिससे कि नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसी को लैंगिक जनन कहा जाता है। क्लियर हो गया। सिंपल सीधी भाषा में आप यही बोल दीजिए कि लैंगिक जनन वो होता है जिसके अंदर नर और मादा युग्मों के जो युग्मनज के मिलते हैं और नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, इसी को बोलते हैं लैंगिक जनन। इस प्रक्रिया के लिए नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन के ये हो ही नहीं सकता। इसके अंदर दो मुख्य चरण होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन, यानी दोनों ही इसके अंदर होते हैं। क्लियर हो गया। लैंगिक जनन की जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुकोषीय यानी दोनों तरह के जीवों में पाई जाती है, यानी एक कोषीय नहीं होती, बहुकोषीय होती हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं इसकी प्रमुख घटनाएं, यानी जो इसको कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि कायिक प्रवर्धन के दो टाइप थे, प्राकृतिक और कृत्रिम। अलैंगिक जनन के कितने टाइप थे, विखंडन, बहुविखंडन, प्रोजन, मुकुलन, सब क्या होता है। उसी प्रकार से लैंगिक जनन के भी अलग अलग पार्ट होंगे, जैसे कि निषेचन से पूर्व, निषेचन उसके बाद, यानी प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी तीनों को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। क्लियर। यानी हम तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं और किस तरह से इनको लिया गया है। सबसे पढ़ेंगे निषेचन की पूर्व घटना। जो निषेचन से पूर्व की घटना है, इसको क्या कहा गया है साइंस की लैंग्वेज में, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर। लैंगिक जनन में नर और मादा के युग्म के जो मिलने से पहले वाली जो घटना होती है, इसी को बोलते हैं निषेचन के पूर्व की घटना। क्लियर। यानी इनके जो पूर्व की जो घटना होती है, इनके मिलने से पहले की जो घटना होती है, इसी को बोलते हैं निषेचन के पूर्व की घटना। इसमें टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है युग्मक जनन, एक होता है युग्मक स्थानांतरण। इसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम युग्मक जनन, कि ये जो युग्मक जनन होता है ना, ये क्या होता है। युग्मक जनन क्या होता है। युग्मक जनन की वह प्रक्रिया होती है जिसके अंदर नर जननांग नर युग्मक का निर्माण करते हैं, तथा मादा के जननांग होते हैं वो मादा युग्मक का निर्माण करते हैं, यानी नर नर का निर्माण करेगा और मादा मादा का निर्माण करेगी। युग्मक सदैव ही अगुणित होते हैं, यानी युग्मकों की कोई गिनती नहीं होती, ये हमेशा अगुणित होते हैं। इसका निर्माण जनन कोशिकाओं के अर्ध विभाजन के फलस्वरूप होता है। ये युग्मक प्राय जनन कोशिकाएं होती हैं जो कि युग्मक संयोजन से युग्मनज का निर्माण करती हैं। क्लियर हो गया। सेकंड क्या था, युग्मनज स्थानांतरण। इसमें क्या होता है, युग्मक निर्माण के पश्चात नर और युग्मक मादा का एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, और जो होते हैं ना, इनके जो युग्मक होते हैं वो स्थानांतरण हो जाते हैं। यही युग्मक इस तरह से जंतुओं, पौधों, या सब में अलग अलग तरीके से होते हैं। ये नहीं कि इंसानों में होते हैं, सब में होते हैं, जंतुओं में होते हैं, जीवों में होते हैं, पौधों में, सबके अंदर अलग अलग प्रोसेस इसका होता है। जैसे कि जंतुओं में होते हैं तो प्रजनन मार्ग योनि मार्ग से होता है, फेलोपियन ट्यूब के रास्ते से या मादा की युग्मक के अंदर मतलब चले जाते हैं। जैसे कि पौधों की बात की जाए तो जल कीट वायु इन सब के द्वारा इस माध्यम को प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। यानी जो मादा होती है उसका अलग होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जल कीट वायु के द्वारा होता है, और जो मतलब कि जो जीव जंतु होते हैं उनका अलग होता है। सबका अलग अलग प्रोसेस इनका बांटा गया है। जैसे कि आप इस पिक में समझ सकते हैं, क्या लेते हैं, ओजोजेनेसिस यानी अंड जनन। क्लियर। जैसे आप इसमें देखिए अंडाणु या फिर ओम निर्माण की प्रक्रिया होती है, जैसे इसमें आप समझ सकते हैं कि अंडाणु या फिर ओम का निर्माण कैसे होते हैं। इस प्रक्रिया में जो मादा जनन होते हैं इसके तंत्र के अंदर अंडाशय होता है, जो कि एक भ्रूणीय अवस्था से शुरू होकर कई ऐसी मतलब प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। जैसे अंड जनन हो गया, जो मादा युग्मक होते हैं उसके अंदर ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। इसकी तीन प्रावस्थाएं होती हैं, यानी इसको तीन पार्ट से बांटा गया है, जैसे कि गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था या परिपक्व प्रावस्था। क्लियर। इसके अंदर अंड जनन के दौरान जो अंडाशय जनन कोशिका होती है उसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, यानी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा इसको कंप्लीट किया जाता है, इसके बिना ये नहीं होता। और मादा के अंदर कौन कौन से होते हैं, दो हार्मोन कौन से होते हैं, प्यूटरी एफएच यानी फैलिक्यूलर स्टर्लिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटराइजिंग हार्मोन, ये दो हार्मोन मादा के अंदर पाए जाते हैं।
क्लियर। अब नेक्स्ट आ गया स्पेरोमेटोजेनिस, यानी जो होता है शुक्राणु जनन, यानी मादा के अंदर अगर अंडाणु बनते हैं तो पुरुष के अंदर बनते हैं शुक्राणु, या शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, पुरुष के अंदर होते हैं, यानी एक कोशिका विभाजन होता है जिसके अंदर एक कोशिका विभाजन से इसको कंप्लीट किया जाता है। क्लियर हो गया, जिसके द्वारा जो होता है ना शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है। अब बात कीजिए कि शुक्राणु की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। जो 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 शुक्राणु होते हैं इनके बदलाव होते पूंछ के आकार बढ़ता है और सिर का आकार कम होता है, यानी पूंछ इनकी लंबी दिखाई देती है, सिर का आकार वो बड़ा हुआ दिखाई, जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं, इसमें दिखाई ना इसमें, यानी इस आकार का होता है, यानी और जो एग होता है वो इस प्रकार का होता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है। निषेचन के प्रक्रिया के दौरान इस जो नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के संलयित हो जाते हैं, जिससे इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहा जाता है। इसके पश्चात जो दुगुणित जो युग्मनज होते हैं उनका निर्माण होता है और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन, यानी सिग्मी भी कहा जाता है। सिंपल बात समझी जाए तो यह निषेचन की वह प्रक्रिया होती है जिसके अंदर नर और मादा के जो युग्मक होते हैं वो संलयित हो जाते हैं। क्लियर। इस प्रक्रिया में जो युग्मन का संलयन को ही कहा जाता है, इसी प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहा जाता है। इसके पश्चात जो दुगुणित जो होते हैं ना युग्मनज होते हैं उनका निर्माण होता है और इसी प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। इसको सिग्मीफेयर भी कहा जाता है। सिग्मी नेक्स्ट आ गया निषेचन के बाद वाली घटना, यानी इसको 3 पार्ट में बांटा गया। थर्ड क्या हो जाएगी, निषेचन के बाद क्या होता है। निषेचन के बाद होगा समस्त घटनाएं होती है, जैसे कि पश्च क्या होगी, नर युग्मक और मादा युग्मक के जो होते हैं ना कि युग्मनज होते हैं उनको मतलब कि मादा का एन हो जाएगा, पुरुष का एन, दो मिलकर 2n हो गए ना, 1n 1n वाले 2n हो जाएंगे, उनका निर्माण हो, यानी युग्मनज का निर्माण होता है। क्लियर हो गया। जो युग्मनज होता है वो आगे चल के एक भ्रूण का निर्माण करते हैं, जो भ्रूण विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। यानी जो एक नए जीव का विकास की बात की जाए तो वो कब होता है, निषेचन के बाद ही ये नए जीव का निर्माण होता है, यानी नर और मादा आपस में मिलते हैं, 2n यानी युग्मनज का निर्माण करते हैं और भ्रूण में एक जैसे धीरे धीरे करके एक भ्रूण बनता है, भ्रूण ही ऐसे विकसित होकर कुछ टाइम के बाद एक नए जीव का निर्माण करते हैं। जैसे आप सिंपल तरीके से नर युग्मक मादा युग्मक मिलते हैं, निषेचन करते हैं, उसके बाद 2n यानी युग्मनज बनते हैं, उसके बाद भ्रूण बनता है और नए जीव का निर्माण इसके अंदर हो जाता है। आप इन पिक से अच्छे से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये आपस में मिलते हैं और कितने मतलब कि कितना टाइम लगता है, कितना प्रोसेस होता है, वो अच्छे से इसके अंदर खूब डिटेल से बताया गया है। क्लियर हुआ। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ कि जैसा मैं आपको ये नोट्स करवा रही हूँ, इनकी इंडियन हिस्ट्री हो गया, साइंस के हो गए, स्टैटिक जिक के हो गए, इंडियन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, इन सब के जो नोट्स हैं वो एकदम स्मार्ट वर्क के साथ लिखी गई हैं, यानी एक अच्छी लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए को पढ़ना क्या है। हम बोल देते हैं कि स्मार्ट वर्क तो हम करेंगे, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि हमें करना क्या है, स्मार्ट वर्क क्या करना है, तभी तो कुछ करेंगे। तो इसके अंदर एकदम अच्छे से जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो डाटा इसके अंदर एनालाइज करके लिखा गया है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नहीं रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत है, यानी एक बुक के अंदर ही इंडिया हिस्ट्री कंप्लीट, स्टैटिक कंप्लीट, पॉलिटिकल कंप्लीट, यानी एक एक बुक पढ़ने से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अगर आपको इस बारे में अगर कोई डेमो क्लास चाहिए तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके इनसे डेमो क्लास भी ले सकते हैं। और साथ ही इसके अगर ई बुक आप अगर आपको ये साइंस का ई बुक अच्छा लग रहा है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से, लिंक इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको आपको लिंक मिल जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आता है जीवों में जनन, यानी आप बता दिया कि भ्रूण का विकास होता है, धीरे धीरे एक नए जीव का बन जाता है, तो ये भ्रूण उद्भव होता है, यानी भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो निषेचन के बाद जो युग्मनज होते हैं, जो 2n होते हैं, वो भ्रूण के अंदर चेंज हो जाते हैं और भ्रूण से नए जीव का विकास हो जाता है, इसी को बोलते हैं भ्रूण उद्भव। इस क्रिया के लिए जो दो युग्मन यानी युग्मनज के 2n होते हैं ना, उनको बार बार समस्त विभाजन से नई कोशिकाएं बनती हैं और ये उत्तक कोशिकाएं बनाती है और इसी उत्तक कोशिकाओं से उनके जो अंगों का निर्माण होता है, इस अंग मिलकर एक अंगत का निर्माण करते हैं, इसे नए जीव की उत्पत्ति होती है। यानी समझ लीजिए जो फैटल डेवलपमेंट होता है, वो जो 9 मंथ का सर्कल होता है ना, जो एक जीव को निर्माण करने के लिए वो जो टाइम होता है वो इसी के लिए कहा गया है, यानी जो 9 मंथ का जो प्रोसेस बताया गया है
इसीलिए बताया गया है कि फेटल डेवलपमेंट यानी बच्चे का जो मतलब कि कैसे कैसे उसका मतलब कि ग्रोथ होती है, कैसे कैसे वो बढ़ता है, इसके बारे में बताया गया है। यानी भ्रूण विकास का मतलब आप ये समझ लीजिए, गर्भावस्था के दौरान जो शिशु होता है ना, उसके जो शरीर का प्रमुख होते हैं ना अंग होते हैं, जैसे आँख, नाक, मुख, ये किस टाइम बनते हैं, यानी कौन से हफ्ते में आँख बनेगी, कौन से में कान बढ़ेगा, इन सब के बारे में फेटल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। यानी अच्छे से समझा दिया गया है कि शिशु के जो विकास होता है हफ्ते दर हफ्ते कैसे होता है। बात की जाए कि जो फर्स्ट मंथ होता है, इसके अंदर क्या होता है, पहले चरण के अंदर रीढ़ की हड्डी और दिमाग का विकास होता है। यानी पहले चरण में जो फर्स्ट मंथ होता है, इसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी का विकास होता है। इसके बाद शिशु की आंखें बनती है, फिर उसका मुंह बनता है, गर्दन बनती है, जबड़ा बनना स्टार्ट हो जाती है। ऊपर से शुरुआत होती है बनने की, पहले रीढ़ की हड्डी और मतलब सर बनता है, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बनेंगी, मुंह बनेगा, गर्दन बनेगा, जबड़ा बनेगा, फिर इसका जो होता है ना ब्लड सेल्स के लिए ना, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बनना लगेगा। और जो 12वां हफ्ता आता है तब तक जो भ्रूण होता है ना, वो एकदम मतलब गर्भाशय से पूरे भर जाते हैं। यानी 12 सप्ताह का जो बेबी होता है वो एक पूर्ण तरीके से एक मतलब कि मनुष्य यानी एक जीव का रूप ले लेता है। और 14वें हफ्ते के अंदर अल्ट्रासाउंड के जरिए हम उसके लिंग का भी पता कर सकते हैं। यानी लिंग पता करने के लिए 14वें हफ्ते में उसका लिंग के बारे में पता किया जा सकता है। क्लियर। जो गर्भावस्था में जो 16 से 20 हफ्ते होते हैं, उसके अंदर जो गर्भवती महिला होती है उसको भ्रूण की हलचल महसूस होती है। यानी हर हफ्ते के बारे में बताया गया है कि किस हफ्ते में कौन कौन सा प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसी की जो है ना 7, 8, 9 ये 3 महीने बहुत ही क्रिटिकल होते हैं इनके अंदर, क्योंकि ना एक छोटी सी मतलब कि गलती बहुत भारी पड़ सकती है। यानी प्री मेच्योर बेबी हो सकते हैं जो कि उससे लाइफ टाइम से वो इसी सर्केल के अंदर गुजरेगा। यानी स्टार्टिंग के 3 मंथ बहुत क्रिटिकल होते हैं और लास्ट के 3 मंथ यानी जो ये होते हैं ना 4, 5, 6 ये 3 मंथ अच्छे होते हैं। और आप इसमें समझ सकते हैं कि बच्चे की लेंथ किस हिसाब से बढ़ती है। यानी फर्स्ट मंथ में कितनी होती है, सेकंड मंथ में कितनी होती है, थर्ड मंथ में कितनी होती है, फोर्थ में कितनी होती है, 5 में कितनी होती है, 6 में। यानी इसमें बच्चे की लेंथ वेट समझ लीजिए। फर्स्ट मंथ में तो बेबी का कोई वेट ही नहीं होता है, बिल्कुल समझ लीजिए शून्य से भी शून्य, कोई वेट ही नहीं होता है। क्लियर। जैसे कि आप इस पिक में अच्छे से समझ सकते हैं कि देखो फर्स्ट से कैसे होता है, सेकंड धीरे 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 करके पूरे एकदम से पूरे ग्रोथ ले लेता है। क्लियर। आई होप कि आप सबको जियो में जनन का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर चीज़ का जवाब दूंगी। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें जो लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। अभी तो हमने पढ़ा है कि जीव में जनन किस प्रकार से होता है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो पौधे होते हैं उनमें किस प्रकार से होता है। यानी कि सभी जीवों में होता है। अभी तो हमने इंसान के बारे में बताया, यानी मानव के बारे में बताया है। अब हम बताएंगे पौधों के में जो जनन होता है वो किस प्रकार से होता है। यानी कैसे हवा से, वायु से, जल से, कीटों से किस प्रकार से ये कंप्लीट होता है ये प्रोसेस, इसके बारे में बताएंगे। अगर आपने ई बुक लेने के बारे में नहीं सोचा है तो प्लीज़ ज़रूर सोचिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए आपको पता है आपके एग्ज़ाम में तैयारी आपको करनी होगी। कहते हैं ना कि पढ़ो तो पूरा पढ़ो, नहीं तो टाइम पास करने से भी क्या है, कम से कम ये तो रहेगा कि हमने मेहनत तो की थी। ये तो फिर ये रहेगा कि हमने मेहनत ही नहीं की थी तो हमें फल कहाँ से मिलेगा। पढ़ा तो अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।